गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। हम लोगों ने पीछे 2 अध्याय पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3, जिसका नाम है लोकतंत्र और विविधता। देखिए, कोई भी देश है, वहाँ पर सिर्फ एक ही तरह के लोग नहीं पाए जाते हैं। जैसे एक हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, उसी तरह किसी भी देश में एक ही तरह के या एक ही भाषा बोलने वाले या एक ही धर्म को मानने वाले या किसी भी प्रकार से सभी लोग एक समान नहीं होते हैं। उनमें कुछ न कुछ विविधता होती है और उसी विविधता के आधार पे हम लोगों ने पढ़ा था सत्ता की साझेदारी, और सत्ता की साझेदारी का लंबवत रूप देखा था संघवाद। आज हम लोग देखेंगे लोकतंत्र और विविधता। इसको समझने के लिए हम लोग एक उदाहरण लेंगे, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। उदाहरण ले रहे हैं मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। देखिए, हुआ क्या था। 1968 में मैक्सिको सिटी में ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। जानते हैं ओलंपिक खेल, ओलंपिक गेम के बारे में आप लोग जानते ही हैं। कक्षा 5 की किताब में अच्छी तरीके से बताया गया है। तो हम आप लोगों से अपेक्षा करते हैं कि ओलंपिक खेल के बारे में आप लोग जानते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1968 में मैक्सिको में ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था और 200 मीटर की दौड़ में 3 लोगों को पुरस्कृत किया गया था। जानते ही हैं 3 प्रकार के पदक मिलते हैं, स्वर्ण, रजत, कांस्य। यहाँ पे जिन्होंने 200 मीटर की दौड़ में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीता था, उन तीनों लोगों में 2 लोग एफ्रो अमेरिकन थे। क्या थे? एफ्रो अमेरिकन। उसमें पहला था टॉमी स्मिथ और दूसरा था जॉन कार्लोस। इन दोनों को जब पुरस्कार दिया जाने लगा तो एक जगह बनाया जाता है जहां पर जा कर के पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार जब किसी भी देश के लोगों को ओलंपिक में दिया जाता है तो उस देश का राष्ट्रगान बजता है। जब इन दोनों को, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस को, पुरस्कार दिया जा रहा था तो वो लोग जूते नहीं पहने थे, सिर्फ मोजे चढ़ाए हुए पुरस्कार लेकर दोनों ने यह जताने की कोशिश की कि अमेरिकी अश्वेत लोग गरीब हैं, इसलिए उनके पास जूता नहीं है। स्मिथ ने अपने गले में, जो टॉमी स्मिथ था, उसने अपने गले में एक काला मफलर जैसा पहना हुआ था, जो अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक था। जो टॉमी स्मिथ था, यहाँ गले में मफलर जैसा पहना था, जो काले लोगों की, अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक था। स्मिथ ने अपने गले में यह काला मफलर अपने गौरव को बढ़ाने के लिए पहना था। दूसरा है कार्लोस। कार्लोस
मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मनकों की माला पहनी हुई थी। मनकों का मतलब होता है मोतियों की माला पहनी हुई थी। अपने इन प्रतीकों और तौर तरीकों से उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंगभेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश की। मतलब उन्होंने सोचा, ये दोनों लोगों ने, कि आज बहुत अच्छा दिन है, हम लोगों को सब लोग देखेंगे, तो क्यों न ऐसा किया जाए जो हमारे यहाँ के समाज की समस्या है, हमारे देश के लोग जो हमारे लोगों का शोषण करते हैं, उनको जग जाहिर किया जाए। उन्होंने काले दस्ताने और बंधी हुई मिट्टियाँ अश्वेत शक्ति के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। मतलब जब पुरस्कार मिलने लगा, चित्र देख रहे हैं आप लोग, देखेंगे किताब में, तो मुट्ठी बांध के हाथ ऊपर किया हुआ है और सिर नीचे किया हुआ दिखाई देगा। किताब में जब आप लोग PDF खोल के देखेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। क्या कार्लोस और टॉमी स्मिथ दोनों अमेरिकी समाज में जो व्यवस्थाएं थी उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहते थे? और जो बनाना चाहते थे तो क्या ये सही है? क्या कोई भी देश का व्यक्ति अपनी समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत कर सकता है? जी नहीं, क्योंकि ये घर का मामला है और इसे हम लोग ही समझा सुलझा सकते हैं। लेकिन चूंकि इन लोगों का इतना नुकसान हुआ था, इतना शोषण हुआ था और कोई सुनने वाला देश में नहीं था इनका, इसलिए इन्होंने किया। तीसरे व्यक्ति की बात हम लोग करते हैं, पीटर नॉर्मन। ये एफ्रो अमेरिकन नहीं था, न अश्वेत था। जो पीटर नॉर्मन थे वो ऑस्ट्रेलिया के श्वेत थे। फिर भी उन्होंने मानवाधिकार का लोगो अपने शर्ट के ऊपर लगाया था। जो उनके सहयोग के लिए उन्होंने ऐसा किया था कि ये दोनों लोग परेशान हैं, इनका शोषण हो रहा है, इनके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, आप सभी लोग इनकी सहायता करिए। सोचने वाली बात यह है कि जो टॉमी स्मिथ थे, जॉन कार्लोस थे, पीटर नॉर्मन, जिन्होंने 1968 के मैक्सिको ओलंपिक में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीता था, वो एक गेम था, खेल था, और उसको ये लोग राजनीति का रूप दे दिए थे। क्या ये सही था? आप लोग अगर होते उनकी जगह और इसी तरीके से शोषण होता रहता आप लोगों का, तो आप लोग क्या करते? कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए, समस्या ये हुई कि जॉन कार्लोस और टॉमी स्मिथ को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने राजनीतिक बयान देने की जो योजना थी इन लोगों की, उसको खेल के विरुद्ध माना और उन्हें दोषी करार दिया और उनका पदक वापस भी ले लिया। सोचने वाली बात यह है। जो ऑस्ट्रेलिया के पीटर नॉर्मन थे, उनको भी जो उन्होंने फैसला लिया और सबके सामने प्रदर्शन किया, उसकी कीमत चुकानी पड़ी और ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें टीम से बाहर कर दिया। लेकिन इन लोगों ने जो ये काम किया था, उसके आधार पे
लोगों ने अमेरिका में जो समस्याएं थी उसका ध्यान देना शुरू किया, उसके प्रति लोग जागरूक हुए। हाल ही में सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी ने, जहां इन दोनों ने पढ़ाई की थी, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, इन दोनों का अभिनंदन किया और विश्वविद्यालय के भीतर उनकी मूर्ति लगवाई। और जब 2006 में नॉर्मन की मौत हुई तो उनकी अर्थी को कंधा देने वालों में स्मिथ और कार्लोस भी थे। इसी तरह का एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं। कुछ दलित समूहों ने 2001 में डरबन में हुए 2001 में डरबन में एक संयुक्त राष्ट्र नस्ल विरोधी सम्मेलन में हिस्सा लेने का फैसला किया और मांग की कि सम्मेलन की कार्यसूची में जाति भेद को भी रखा जाए। इस फैसले पर आप लोग क्या कहेंगे? आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं समानताएं, असमानताएं और विभाजन को। इसको समझने से पहले हमको अमेरिकी नागरिक आंदोलन 1954 और 1968 जो 54 से 1968 तक चला था उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो मार्टिन लूथर किंग थे, इनके ऊपर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा था। उन्नीस से 68 के बीच अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चला था, जिसका उद्देश्य अफ्रो अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगुवाई में लड़े गए इस आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह से अहिंसक था। हम बताए ना, गांधी जी का प्रभाव पड़ा था। इसने नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों और व्यवहार को समाप्त करने की आवाज़ उठाई। अंततः सफल हुए, हालांकि इनको मार दिया गया था। अगला है अश्वेत शक्ति आंदोलन। यह आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चला था। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया ज़्यादा उग्र था। जो अमेरिकी नागरिक आंदोलन था ये शांतिपूर्ण आंदोलन था, लेकिन अश्वेत शक्ति आंदोलन जो 1966 से 1975 के बीच में चला, ये बहुत ही भयंकर था। यह उग्र था। इसका मानना था कि अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेना बहुत ही जरूरी है। इसलिए इन्होंने मार काट पर उतारू हो गए और किसी भी तरीके से नस्लवाद का जो ये भेदभाव था उसको समाप्त करने के लिए उग्र रूप धारण कर सफलता प्राप्त करने की कोशिश की। देखिए, सोचने वाली बात यह है कि जो हम लोग अभी उदाहरण में देखे हैं कि खिलाड़ी जो नस्ल भेद है उसके आधार पे भेदभाव का विरोध कर रहे हैं, पर क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर ही होता है? हम लोग जो पिछले 2 अध्याय पढ़े हैं उसमें सामाजिक बंटवारे के कुछ अन्य रूप को भी देखे थे। उदाहरण के लिए बेल्जियम और श्रीलंका में जो यह विभाजन था वो सामाजिक और क्षेत्रीय था, भाषा के आधार पे था। बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में रहने वाले
लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। यहाँ यानी जो बेल्जियम में भाषाओं के आधार पे विभिन्नताएं थी, असमानताएं थी। आखिर में इन भेदभाव की उत्पत्ति का कारण क्या है, कैसे इनकी उत्पत्ति होती है? तो इसमें है, पहला हम लोग देखेंगे, अधिकांश सामाजिक अंतर जन्म पर आधारित होते हैं। जो सामाजिक अंतर होते हैं वो जन्म पर आधारित होते हैं। अच्छा ये बताइए, क्या हमको अपना समुदाय चुनने का अधिकार है? नहीं, क्योंकि हम जिस समुदाय में जन्म लेते हैं उसी समुदाय का अंग हम माने जाते हैं, तो हमको तो अपने समुदाय को चुनने का अधिकार नहीं है। यानी यहाँ से असमानता शुरू हो गई। जिस भी हम समुदाय में जन्म लेंगे हम उसी के अंग माने जाएंगे। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हमने अपने दैनिक जीवन में बहुत किया है। हम अपने आसपास देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री या पुरुष, लंबा हो या छोटा हो, सबकी चमड़ी का रंग अलग अलग है। उनकी शारीरिक दक्षताएं, क्षमताएं अलग अलग हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कुछ, कि सभी जो क्षमताएं, दक्षताएं या असमानताएं हैं वो जन्म के आधार पे ही नहीं होती हैं। जैसे हम लोग जब बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, तो शिक्षा के माध्यम से अपना नया व्यवसाय चुनते हैं, और जिस व्यवसाय को हम लोग चुनते हैं उसी समुदाय से जुड़ जाते हैं। यानी एक जगह तो जन्म जो है वो हमें उसी समुदाय का बना देता है जिस समुदाय में हम पैदा हुए हैं। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता, ये भी बात परम सत्य नहीं है, क्योंकि बड़ा होने पर कुछ लोग होते हैं जो शिक्षा के माध्यम से या अन्य तरीकों से अन्य समुदायों से जुड़ जाते हैं। और हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं होती है। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण जरूर होती हैं, लेकिन यही विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करती हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग अपने समूहों की सीमाओं से भी आगे आकर समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं। हमने जो पहले उदाहरण देखा था कार्लोस और स्मिथ का, देखिए ये दोनों लोग तो अफ्रो अमेरिकन थे, दोनों लोग अश्वेत थे, लेकिन पीटर नॉर्मन उस देश के नहीं थे, इनका शोषण भी नहीं हो रहा था, लेकिन इन्होंने इनका साथ दिया। तो उसी तरह जो विभिन्नताएं होती हैं कहीं कहीं असमानता ही नहीं उत्पन्न करती है, लोगों का सहयोग भी करती है। एक ही परिवार के अमीर और गरीब ज्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते हैं, क्योंकि सभी लोग अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं। इस प्रकार हम सभी की एक से ज्यादा पहचान हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कुछ सामाजिक अंतर हमारी पसंद पर आधारित होते हैं, जैसा अभी हम लोगों ने देखा। और साथ ही साथ ये भी देखा कि कुछ सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन नहीं बनाते हैं, जैसे अभी उदाहरणों को हम लोगों ने देखा। आगे हम लोग देखते हैं
कि सामाजिक अंतर का सामाजिक विभाजन बन जाना। जो सामाजिक अंतर था वो सामाजिक विभाजन का कारण कैसे बन गया, देखते हैं। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब हैं, बेघर हैं। ये देखिए, जो गरीब है, अश्वेत और श्वेत में अंतर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ अश्वेत जो है गरीब हो गया, अंतर बढ़ रहा है, बेघर हो गया, अशिक्षा उसके अंदर आ गई। तो ये जो सामाजिक विभिन्नता थी उनमें अंतर जब बढ़ता जाता है तब वो सामाजिक विभाजन का कारण बन जाता है। दूसरा है किसी एक सामाजिक अंतर का अन्य अंतरों से बड़ा हो जाना। उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे अमेरिका में श्वेत और अश्वेत। अभी हम बताए उदाहरण कि एक आयाम था, श्वेत और अश्वेत वैसे ही अलग थे। सामाजिक अंतर था श्वेत और अश्वेत का। अब इनमें अन्य अंतर उत्पन्न होना शुरू हो गया और वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया, जिसके कारण सामाजिक विभाजन हो गया। और उसी सामाजिक विभाजन का कारण था जो हम लोग पढ़े थे श्रीलंका में गृह युद्ध। भारत में 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा, उसी सामाजिक अंतर ने सामाजिक विभाजन को जन्म दिया और देश का विभाजन हुआ। देखिए अगला है समान समूह के भीतर ही विभिन्न अंतरों का गुथ जाना। इसको समझने के लिए हम लोग आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण लेते हैं। दोनों ही ईसाई बहुल देश हैं, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक खेमे में बटे हुए हैं। देखिए ईसाई धर्म में भी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार का होता है। वहाँ का कैथोलिक समुदाय गरीब है, लंबे समय से उनके साथ भेदभाव होता आया है। नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसा मेल दिखाई नहीं देता। वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर और गरीब हैं। जो उत्तरी आयरलैंड है उसमें प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक हैं, लेकिन प्रोटेस्टेंट अमीर है, कैथोलिक गरीब है। लेकिन नीदरलैंड में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों हैं, लेकिन कोई प्रोटेस्टेंट अमीर है तो कोई प्रोटेस्टेंट कैथोलिक गरीब हैं। तो यहाँ पे समानता है, लेकिन जहाँ पे कैथोलिक सिर्फ सभी धनी हैं और सिर्फ उत्तरी आयरलैंड में सिर्फ कैथोलिक अमीर है, प्रोटेस्टेंट सारे गरीब हैं, तो वहाँ असमानता तो होगी ही और वही विभाजन का कारण भी बनेगी। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, ये विभाजन धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेता है और गृह युद्ध को जन्म देता है। गृह युद्ध धीरे कब होता है? जब ये सामाजिक विभाजन जो होता है वो धीरे धीरे राजनीति का रूप ले लेता है। उसके बाद समस्याएं शुरू हो जाती है, जैसे छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों का जन्म होना, अस्थायी सरकार का बनना। तो हमको मेन समझना यही है कि जो सामाजिक विभाजन है
वो राजनीति को कैसे प्रभावित करता है, और इसको हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे, अगले भाग में पढ़ेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए, जो चीज़ें न समझ में आए उसको पूछिए, तभी पढ़ाई का मतलब आपको समझ में आएगा। और किताब को एक बार ज़रूर पढ़िए। हमारे पढ़ाने से पहले जब तक आप लोग किताब को नहीं पढ़ेंगे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। बताए थे कि सोशल साइंस में अगर मेहनत करेंगे तो 100 में 100 नंबर मिलता है। अभी तो ये हम लोगों का शुरुआत है, बाकी तरीका हम आप लोगों को बताएंगे। बस वीडियो को 2 बार 3 बार किताब पढ़ते रहिए और वीडियो को देखते रहिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अगला भाग अगले दिन। धन्यवाद।